ये सब है जो शरीर विज्ञान। दूसरा काल प्राण और आनवन प्राण। ये शरीर जो ये है श्वास श्वास क्यों होता है, वो वैज्ञानिक अनुसार ज्यादा कभी जो हृदय में स्पंदन होता है उसको माना जाता है। इसके बारे में भी मुझे बहुत ज्ञान है और इसमें लिखा हूँ, परंतु नोट रूप में बताता हूँ। ये जो भ्रूण होता है, भ्रूण का विकास होता होते हठात जो हृदय बनता है उसमें एक सेल कंपन करता है, एक सेल कंपन करते फिर आसपास के सेल कंपन करते हैं, फिर कंपन करते करते फिर वो श्वास प्रक्रिया प्रारंभ होते हैं। आधुनिक विज्ञान तो प्रेजेंट नाउ हॉट साइंस, ये तो पहले के विज्ञान तक नहीं जानते हैं, अभी 10-15 वर्ष के विज्ञान को भी मालूम नहीं है। ये तो अभी जो प्रेजेंट साइंस है, शायद इतना विज्ञान तो अभी विश्वविद्यालय में हमारे भारत में नहीं पढ़ाई जाती है, तो वो विषय में बता रहा हूँ। ये जो यहाँ है आन प्राण जो मानते हैं, शरीर के बारे में तो आप लोगों को पहले बता दिया हूँ, इंद्रिय के बारे में बता दिया हूँ, जो अभी अन्य विषय संक्षिप्त में बताता हूँ। श्वास श्वास का जो उन लोग को विज्ञान माना जाता है, और वो क्या होता है, यहाँ से ही जब भ्रूण होता है उस समय में होता है। भ्रूण में वो, और मैं इसमें देखा भी हूँ, जैसे 3D पिक्चर में वो यहाँ कंपन थोड़ा सा प्रारंभ होता है, फिर ये होता है, फिर यहाँ चालू होता है। परंतु ये कंपन जो प्रारंभ हुआ, ये कैनॉट नो व्हाट इज द रीजन, ये कंपन वहां से क्यों हुआ, अन्य अंग में क्यों नहीं हुआ, वहां क्यों हुआ, वो उसका भी सुबंध नहीं है। वहां सही नाम कर्म उदय से कायबल होता है। जो कायबल है, जो पहले अभी 3-4-5 कक्षा में पढ़ा दिया गया विस्तार से, पर्याप्ति जो शक्ति, उस शक्ति के कारण फिर कायबल होता है, समझे ना। फिर आगे वचन बल, वचन के बारे में जो आधुनिक विज्ञान के अनुसार, ऐसे तो इसमें मैं बहुत विस्तार से अन्य बहुत किताबें है, ये शब्द है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स के अनेक प्रकार है। तो ये जो वचन है वो जो व्याकरण के अनुसार पाणिनि व्याकरण, भाषा विज्ञान और आधुनिक विज्ञान के अनुसार वचन का संबंध वो केवल शरीर के विभिन्न अवयव को जोड़ते हैं, और उस फिजिक्स केमिस्ट्री का जो मूल सिद्धांत है उस सिद्धांत तक ही रहते हैं। फिजिक्स का मूल सिद्धांत है दो स्कंद जब परस्पर टकराते हैं वहां कंपन उत्पन्न होता है, और कंपन से जो तरंग निकलती है साउंड वेव्स, वो साउंड वेव से है विभिन्न रूपों में कन्वर्ट होता है, निर्जीव में निर्जीव रूप में, सजीव में सजीव रूप में, भाषा रूप में और भाषा रूप में। जैसे बादल के घर घर या गाड़ी की ये या पंखा की, ये निर्जीव साउंड है, और हम जो बोलते हैं सजीव साउंड है। यहाँ तक हम जानते हैं, परंतु जो जीव में वचन बल है उसका मूल कारण है ये नहीं जानते, ये नहीं जानते हैं। वो स्वर नामकरण को नहीं जानते हैं, वो स्वर यंत्र को जानते हैं। जो सुना है ना स्वर यंत्र, यहाँ स्वर यंत्र है। ही विज्ञान के अनुसार थोड़ा और व्याकरण के अनुसार वो जो शब्द उच्चारण होते हैं, कुछ कंठ से, ओष्ठ से, तालव्य, ऐसे दंत, वो केवल बाह्य उपकरण तक जानते हैं, सूक्ष्म जो रीजन नहीं जानते। अभी आधुनिक कोई विज्ञान नहीं जानता है। दूसरा यहां तक हो गया वचन बल, और आयु के बारे में तो कुछ भी नहीं जानते कुछ भी नहीं जानते विज्ञान अभी तक। इसमें भी लिखा है, विस्तार से आप लोग पढ़ लेना, कुछ भी नहीं जानते आयु के बारे में। केवल वो कुछ केमिकल चेंज सेल्स इतना तक वो जानते हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं जानते। उसमें कई कारण में एक कारण है, वो जेहेतु केवल स्थूल भौतिक तत्वों को ही जानते हैं, मानते हैं, वो सूक्ष्म भौतिक तत्व तक कभी पहुंच नहीं है और अमौतिक द्रव्य तक पहुंच नहीं है, इसलिए वो जान भी नहीं सकते हैं, संभव भी नहीं है, नहीं संभव नहीं है। तो आयु भी है, आयु प्राण के कारण। और वो विज्ञान के अनुसार मैं इसमें लिखा हूं, जन्म मृत्यु आप लोग को पढ़ना है तो थोड़ा पढ़ सकते हो।
ये सबका लिखा हूं। ये मानव इतिहास है, मानव इतिहास। हाँ। ये मानव को केंद्र करके है, और जो 821 पेज है ये वाला, ये है निगोद से सिद्ध भगवान तक है। हाँ, आध्यात्म, अहिंसा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सुरक्षा, विश्व, धार्मिक और वैज्ञानिक परिदृश्य, ये है, ये अलग अलग है। ये देखो, केवल बचने के लिए मैं कितना लिखा हूं। देखो ये जो मैं बोला हूं, ये देखो, ये केवल बचने के लिए। जो अभी मैं संक्षेप में 2-3 वाक्य बोला, मैं सब बचन के ऊपर है, सब बचन। हाँ, ये थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लो। ये तो बहुत लंबा चौड़ा है, ये चौड़ा। हाँ, हाँ, आता है, ये 10 प्रकार के प्राण अपने साथ में लेकर के आता है। नहीं, जथा जुग, एक इंद्र में जन्म लगता है उसके जुग, इंद्र जो देता है उसके जुग, 10 कहता है जो अपनी अपनी शक्ति। हाँ 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 हाँ, जैसे कर्म है, हाँ 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 हाँ, वो प्राण अपने साथ में लेके हाँ हाँ, वो ला करके, और फिर जब उस भ्रूण में जाता है, या जहाँ मतलब वीर हाँ हाँ, समझ गया, वहाँ पर जाकर के वो शक्ति उसको, हाँ 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 हाँ, जो आप लोग को पर्याप्त प्रश्न बताना वो जोड़ना, उसी पर्याप्त वो ये जाकर, हाँ हाँ हाँ, उसी में एक करता हाँ है। हाँ, जो 750 की पर्याप्ति है, तो उसमें 750 का आया, तो उसको फिर आगे और उसको स्ट्रेंथन करता है। ये मतलब हाँ, ये पर वो हो गया, तो बोल दिया, पता चलता है। दीर्घावस्था के रहस्य, मनुष्य को कितने वर्षों तक जीवित रहना चाहिए, इस विषय में विज्ञान मौन है, किंतु उसे यह पता है कि कुछ जीव, पेड़ तथा पौधे अत्यंत दीर्घजीवी है। उदाहरणार्थ कछुआ 300 वर्षों तक, व्हेल 400 वर्षों तक, तथा कुछ पौधे भी सैकड़ों वर्ष जीवित रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्या मनुष्य दीर्घजीवी नहीं बन सकता? भारतीय मनुष्यों ने दीर्घायु प्राप्त करने की कामना ही नहीं की, वरन जी करके दिखला भी दिया है। भारतीय विचारकों के अनुसार ब्रह्मचर्य के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। ब्रह्मचर्य ऐसा संयमी जीवन है जिसके विषय में भारतीय विचारधारा अत्यंत से स्पष्ट है। जब तक ऋषि मुनियों द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर लोग चलते रहे, तब तक वे दीर्घजीवी होते रहे, किंतु विदेशी आक्रमणों के फलस्वरूप देश में विलासिता का उदय हुआ और अकबर सम्राट के काल में औसतन आयु काफी घट गई थी। इधर कुछ वर्षों से न केवल भारत में वरन अमेरिका तथा अन्यत्र भी योग के ऊपर काफी बल दिया जाने लगा है और उन अनेक रोगों को समझने का प्रयास किया जा रहा है जो मनुष्य को दीर्घजीवी होने में बाधक है। रूस में वृद्धावस्था तथा दीर्घायु के संबंध में अनेकानेक शोध हो रहे हैं। वहाँ पर जनसंख्या का एक काफी बड़ा अंश दीर्घजीवी है। वैज्ञानिकों ने ऐसे अनेक व्यक्तियों से उनके अनुभव एवं उनकी जीवनचर्याओं का संकलन किया है, जिसके आधार पर उन्होंने महत्वपूर्ण बातें बतलाई। धूप आए तो बंद कर दे। वो पड़ता है ना, वो ऊपर उठ गया है, उसको बाद में
स्वाध्याय के बाद नीचे कर लेना। तो मैं लघु संज्ञा जाता ना धूप में, बाद में स्वाध्याय ऊपर उठ गया। हाँ, दीर्घायु के जिन मूलभूत रहस्यों का उन्होंने उद्घाटन किया है उनमें से प्रमुख है संतुलित भोजन, धूम्रपान न करना। देखो केवल बाह्य तक रहा है मैं जो बता रहा हूँ, और हल्का सा दिए में आनंद तक का हल्का सा गए। हाँ, मैं आप लोग को ये सिद्ध करा रहा हूँ कि ये आज से कमर से कानून राजनीति क्या रखा है, इसमें इतिहास से भूगोल क्या रखा है। आधुनिक विज्ञान भी जो वर्तमान विज्ञान जो हमारे विश्वविद्यालय पढ़े थे वहां तक का विज्ञान में नहीं बोला, आधुनिक विज्ञान तक यहाँ तक नहीं कर पा रहा। तो कितना आगे, इसलिए शायद इतना सूक्ष्म होने का ना ये धर्म को समझ नहीं पाते, इसको गलत मानते। मैं ये भी पहुंच गया हूँ, जो धर्म को समझ नहीं पाते हैं, कोई रुचि भी नहीं, उसकी क्षमता भी कम होने के कारण, आयु भी ज्यादा नहीं है, एकदम ध्यान नहीं देखा। देखो दीर्घायु के लिए क्या क्या बता रहे हैं। इनके अतिरिक्त कार्य तथा विश्राम में समन्वय, शारीरिक स्नायुविक नियंत्रण तथा पास पड़ोस से मृदुता के व्यवहार को भी दीर्घायु ये भी कारण है, मैं माना हूँ और लिखा हूँ मेरी किताब में, इसमें भी लिखो सारी कमानी साधन सभी, परंतु ये केवल उपकारण है, समझा ना, हेल्पिंग रीजन नॉट मेन रीजन। जैसे मूंगफली के बीज को कितना भी खाद ऑक्सीजन सूर्यकिरण दो, वो सैकड़ों वर्ष जिंदा रहेगा और वर्ग में पेड़ जैसे हो जाएगा क्या? नहीं होगा, नहीं। यह सर्वविदित है कि मानसिक परिश्रम करने वालों को नाना प्रकार के रोग होते हैं, किंतु जो लोग मानसिक परिश्रम के साथ साथ शारीरिक परिश्रम का तालमेल बैठा सकते हैं दीर्घजीवी होते हैं। उदाहरणार्थ रूस में 60 वर्ष से 75 वर्ष की आयु वाले 400 वैज्ञानिकों का परीक्षण करके यह ज्ञात किया गया कि इतनी बड़ी उम्र के बाद भी वह सक्रिय है। एकदम ये बहुत कुछ सही है, सत्य है, बहुत कुछ सत्य है, परंतु पूर्ण सत्य नहीं। इसलिए मैंने जितने वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षकों में पहले बोल दिया, आप लोग को भी अभी बोल रहा हूँ, आप लोग अध्ययन करो, रिसर्च करो, पीएचडी करो, डीएड करो, नहीं तो शरीर रूप में भी और मानसिक रूप युद्ध हो जाता। हमारे ब्रह्मदेव देखो, अभी 14 वर्ष पहले जो आए थे बूढ़े थे, अभी युवक बने गए, ये तो एकदम दादा बन गए थे, जैसे इनसे भी ज्यादा बूढ़ा थे, ये इनसे बहुत ज्यादा बूढ़े थे, ये इतने बूढ़े नहीं थे। ये हमारे आध्यात्म में 2005 में और अभी तक प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल देखो। क्योंकि वह नित्य प्रति 10 घंटे से अधिक कार्य नहीं करते, रात्रि में बिल्कुल कार्य नहीं करते, 7 घंटे से कम नित्य प्रति नहीं सोते। अतः अधिक घंटे तक कार्य करते रहना, रात्रि में भी कार्य करना तथा अपर्याप्त निद्रा ये ही अल्पजीवी होने के लिए उत्तरदायी है। यदि मानसिक परिश्रम करने वाले लोग नित्य प्रति शारीरिक व्यायाम करते रहें, सक्रिय विश्राम लें और कार्य तथा विश्राम के बीच समन्वय स्थापित करते रहें, तो वे दीर्घजीवी बन सकते हैं। स्पष्ट है कि दीर्घजीवी बनने के लिए किसी औषधि का उपचार न बताकर नैतिक जीवन को संयमित बनाने पर बल दिया गया है। वास्तव में यही प्राकृतिक जीवन है। विश्व के महान विचारकों में से दीर्घायु प्राप्त करने वाले पुरुष पैदल चलने, सवारी करने या घूमने पर बल देते थे। उदाहरणार्थ गेटे का कथन है कि घूमते समय ही उनमें उत्तम विचारों का उदय हुआ। टालस्टॉय को 81 वर्ष की आयु में मीलों घोड़ों पर चढ़े घूमना तथा पैदल टहलना प्रिय था। इसलिए जो भारत के लोग जो कुछ कर रहे हैं और इसे पढ़े लिखे लोग, धनी लोग, नगर के लोग, एकदम बड़ा अनुभव धर्म, विज्ञान, स्वास्थ्य से और ज्यादा कर पढ़ लिखी, सबसे अयोग्य उनका भाव व्यवहार, वो भी केवल मैं रूढ़िवाद धर्म को अनुसार बोल रहा हूं, नहीं, जो रियल सिद्धांत का धर्म है और आधुनिक विज्ञान। क्योंकि ये लोग न धर्म जानते हैं ना विज्ञान जानते हैं, स्वयं को आधुनिक दिखना चाहते हैं, ना शारीरिक परिश्रम करते हैं, ना धर्म करते हैं, ना कुछ करते हैं, तो इससे विभिन्न रोग से ग्रसित हो। दीर्घायु के प्रबल शत्रु रोग है। रोग हृदय या यकृत से संबंधित होते हैं। यह रोग शारीरिक चयापचय क्रियाओं के शिथिल पड़ने के कारण आ गिरते हैं। अतः शरीर को सक्रिय रखा जाए तो रोगों को अपने पास फटकने नहीं दिया जा सकता है। कहते हैं कि जीवन कार्यशीलता का दूसरा नाम है। प्रत्येक व्यक्ति की आयु उसके स्वयं की अर्जित संपत्ति है। आर्थिक संपन्नता, कार्य की मात्रा, व्यायाम। ब्रह्मचारी जी इतना दौड़ धूप करते हैं, मैं उनको बार बार बोलता क्यों इतना दौड़ धूप करते हैं, हाँ परंतु
यदि वो खुद बोले मैं निष्क्रिय बैठूंगा तो मैं थक जाऊंगा और बुढ़ा हो जाऊंगा, भी हो जाऊंगा। सही एकदम। आर्थिक संपन्नता, कार्य की मात्रा, व्यायाम, घरेलू आदतें सभी मिलकर आयु का निर्धारण करते हैं। जो जितना ही तत्पर देखा ये विज्ञान कहाँ तक भी रहा, कहाँ तक रहा, बाह्य कारक तक, यहाँ तक नहीं पहुंचा। ये मैं आपको सिद्ध करके करने के लिए बता रहा हूँ। जीवन एवं क्रियाशीलता के परंतु ये आधुनिक पढ़े लिखे और रूढ़िवाद लोग को ये भी नहीं जानते, ये विज्ञान को भी जानते नहीं, इसके अनुसार भी चलते नहीं, धर्म तो एकदम नहीं जानते हैं, धर्म से विपरीत चलते हैं। परंतु स्वयं को जो आधुनिक बताते हैं, आधुनिक भी कोई ज्ञान विज्ञान कुछ नहीं, ये सब जानते हैं कि आधुनिक पढ़े लिखे दूसरे को मानते इसके विपरीत मानते, सान मान पढ़ाई का विपरीत मानते हैं। शादी को समझ करना, गुरु की सेवा करना, धर्म की सेवा करना, इसको क्या मानते हैं प्राइवेट को? हाँ हाँ अपन करके आए कर्म उसके बेसिस पर निर्भर है, ये अभी जो अपन कर रहे हैं नहीं, मूल वो पहले के मैं मुझे इस किताब से पढ़ के सुनाया। हाँ हाँ अभी वर्तमान में जो अपन आयु है वो अपन पीछे जो कर्म और अभी जो करेंगे वो आगे फ्यूचर के लिए रहेगी। परंतु जो इस मेरी किताब में पढ़ा कर सुनाया था और बीच में बताता हूँ, ये आयु कम बेस हो जाएगा। मेरी कविता में भी अभी हम बनाया हूँ एकदम, अभी 2-3 साल में पहले कविता बनी थी, उसमें थोड़ा सुनाया था। इसलिए मेरी कविता भी कोई ये नहीं है हरे कृष्ण हरे राम कुछ नहीं है। इसलिए मेरी कविता को भी बहुत ध्यान पड़ेगा। हाँ, परंतु इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज हो जाएगा। हाँ इसमें है, इसमें बहुत विस्तारित है। जितनी आयु एकदम, अरे उससे भी बहुत कम हो जाता है। एकदम हाँ वो आयु नाम कर्म होने पर वहां तक दीर्घजीवी, हाँ वहां तक दीर्घजीवी बनेगा। हाँ वहां तक। ये तो कर्म सिद्धांत जो सूक्ष्म सिद्धांत पढ़ाऊंगा, ये सब आप लोग को बताऊंगा, अभी तो वो नहीं पढ़ा रहा हूँ। हाँ 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 ठीक है, परंतु अभी सब बता दूंगा ना, एक तो बिछान पर हो जाएगा, फिर अब लोग हाँ मैं तो सब पढ़ लिया सीख लिया, समझने भी नहीं आएगा, समझने भी नहीं आएगा, क्रमबद्ध नहीं है। क्यों? ये कोई आर्ट्स कॉमर्स नहीं है, जैसे कानून है, राजनीति है, तुम्हारी कथा कहानी है, संविधान है, ये तो जहां भी बीच में पढ़ लो सुन लो चलता है, मेरा तो अनुभव है। परंतु ये तो एकदम क्रमबद्ध, ये तो ऐसे नहीं है। हाँ हाँ नहीं पूछना चाहिए, तथापि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, परंतु पूरा नहीं बोल रहा हूँ, सूत्र रूप में ये भी मानूंगा पूरा नहीं बोल रहा हूँ। नहीं तो मैं आप लोग को वंचित करूंगा और मैं स्वयं ठग बन जाऊंगा। चलो, जीवन एवं क्रियाशीलता के पारस्परिक, क्योंकि भारतीयों में इतनी ही रुचि है, ज्यादा रुचि भी नहीं है, मैंने अनुभव कर लिया। केवल काम चलाओ, हमको क्या करना है, हमको भूख लगी हम खाना खाइए, प्यास लगे हम पानी पीजिए, हमको क्या लेना देना, हमको ये धर्म से क्या लेना देना है, हमको ये से क्या ले देना है, हमारे तो काम चलता है बस। ये हमारे भारतीयों की बहुत दुष्प्रवृत्ति है, बहुत ज्यादा दुष्प्रवृत्ति है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं बहुत दीर्घ अनुभव किया, जैसे मैं एक दिन बताया, जैसे कोई शास्त्र के लिए बोलते हैं, कोई पढ़ाई के लिए बोलते हैं, कोई याद नहीं रहता बोलता है, तो मैं बोलता हूँ मैं जो पढ़ाता हूँ या शिविर है और निश्चित कक्षा में आना मैं बताऊँ, परंतु मैं जो पढ़ाता हूँ सिखाता हूँ उसमें कोई नहीं आया। और अन्य समय में पेंसिल करेंगे, जैसे मैं जैसे कोई दुकानदार हूँ, हाथ दिखने वाला हूँ, कोई डॉक्टर हूँ, मैं थोड़े हूँ, मैं तो गुरु हूँ, जिसमें मैं सिखाऊंगा पढ़ाऊंगा उस समय मेरा नियम भी। तो ये केवल उनको और कुछ लेना देना नहीं, हमको गुठली कैसे बोलते हैं, कैसे पेड़ बनता है, कैसे आम पकता है, हमें जरूरी नहीं, हम तो रस लाते बस।
बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा। ना पिला दो, आप पकड़ो, आप गिलास भर के दे दो। ऐसे तो रायता डालना वाला काम। जीवन एवं क्रिया, परंतु आप लोग को जिज्ञासा हो रहा है, मुझे आनंद आ रहा है, जिज्ञासा होनी चाहिए। परंतु मैं जिज्ञासा पुनः भी नहीं कर रहा हूँ, ये भी जान लेना चाहिए। केवल नौ तो मैं बता रहा हूँ, सोचना रूप में। जीवन एवं क्रियाशीलता के पारस्परिक संबंध को दिखाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयोग का उल्लेख आवश्यक है। प्रयोगशाला में कुछ चूहे पाले गए, जिनमें से आधों को एक ऊंचे लक्ष्य पर बार बार चढ़ने उतरने के लिए प्रेरित किया गया और शेष जमीन पर रखे गए। कुछ दिनों के पश्चात सभी चूहों को घातक विकिरणों से प्रभावित किया गया। परिणाम स्वरूप जो चूहे लक्ष्य पर चढ़ने उतरने का कार्य कर रहे थे वे तो बच गए, किंतु जो कार्यशील नहीं थे उन पर बुरा प्रभाव पड़ा। वैज्ञानिक लोग ऐसे बहुत अच्छा, कम से कम तो वैज्ञानिक लोग को प्राय रूप से सबसे नेताओं से लेकर के धार्मिक लोगों से सबसे श्रेष्ठ है। उनके बराबर तो अभी तो कोई प्राय रूप में अच्छे नहीं, प्राय रूप में उन लोग को जितना अच्छे कोई बेचारे चूहों पे बहुत प्रयोग होता है। चूहों सारा विषय है कि चूहे क्या है कि ये मनुष्य का एक स्तनधारी मनुष्य एक ही फैमिली मेंबर होते हैं, तो कोई भी दवाई वगैरह ड्रग्स भी होती है, इसका पहले चूहे पर टेस्ट में दिखाते हैं। चूहे हुए, खरगोश हुए, ये सब क्या है कि अपने एक ही प्रजाति के कई जैसा होता है सारा, तो उसको पहले कोई दवाई वगैरह टेस्ट करते हैं, वैक्सीन वगैरह का टेस्ट करते हैं, पहले उनको टेस्ट करता है, उसके बाद फिर मनुष्य के ऊपर उसमें समानता पुष्टि करता है। ये इसका कारण ये है। सारांश यह है कि सक्रिय जीवन मनुष्य को दीर्घायु बना सकता है। देखो हमारे देश में अभी तो कुछ वर्षों से, वो भी 8-10 वर्षों से सक्रिय जीवनों को थोड़ा सही मानने लगे, हम सब फैशन रूप में, दिखावा रूप में। नहीं तो अभी 10-15 वर्ष पहले जो भी काम करता है, यहाँ तक कि धर्म का काम, उसको क्या मानते थे? ये तो नौकर है, ये अनपढ़ है, ये गंवार है, ये तो क्या ना मूर्ख है, ये गरीब है, ऐसे मानते थे। मेरा लाखों का अनुभव है, लाखों का। वैज्ञानिक तो कुछ सैकड़ों का अनुभव करता, मेरा लाखों का अनुभव। और जैन धर्म का नाम ही जैन धर्म नहीं है, श्रावण धर्म, जो श्रमण करे। जैन लोग श्रम करते नहीं। इसलिए यह कहना उचित होगा कि दीर्घायु स्वयं भी नहीं प्राप्त होती, वरन उसे अर्जित करना पड़ता है। इसका विज्ञान में कमी है, देखने समझ रहे हैं, जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, विज्ञान यहाँ तक पहुंचा नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, ये विज्ञान की भाषा से नहीं बोल रहा। इसका एक उपाय है शारीरिक परिश्रम। शिक्षा संस्थाओं में खेलों के महत्व को इसी से आंका जा सकता है। जो विद्यार्थी इस विचारधारा की खेलने से समय का अपव्यय होता है, नितांत अंधकार में है, उन्हें ये तो ज्यादा माँ बाप भी ऐसे करते, खेलने नहीं देते बच्चों को, और ज्यादा कर पढ़े लिखे परिवार के, धनी परिवार के, नागरिक के परिवार, एकदम गलत, अति गलत परंपरा। उन्हें आपसे व्यायाम अथवा खेल प्रारंभ कर देना चाहिए। मानसिक कार्य करने वालों के लिए स्वच्छ वायु में घूमना अत्यंत आवश्यक है। इससे अधिकाधिक ऑक्सीजन ग्रहण होती है और शारीरिक क्रियाएं ठीक से चालू रहती है। यहीं पर हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि कुछ लोग तरुण अवस्था में क्यों मर जाते हैं। इसका मूल कारण यही हो सकता है कि उन्होंने अवश्य ही मानसिक तथा शारीरिक परिश्रम के मध्य संतुलन नहीं रखा होगा। उन्होंने इसलिए जो अभी बच्चे या पढ़े लिखे नगर के लोग को केवल कंप्यूटर में बैठे रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं, गद्दी में सोते रहते हैं, जानना चाहिए वो रोग को और अपमृत्यु को निमंत्रण देते हैं। इसलिए मुझे पता चली कौन पढ़े लिखे हैं, कितने सभ्य है, कितने ज्ञानी है, कितने धार्मिक है, मुझे पता चला एकदम एक सेकंड में पता चल जाता है। बहुत दिखावा है भारत में, ढोंग दिखावा, आधुनिकता दिखावा तो बहुत ज्यादा है। हम आधुनिक है, पढ़े लिखे। हाँ, इसमें डिटेल लिखा इसमें है। उन्होंने शरीर रूपी बैटरी को आवेशित करते रहना जाना ही नहीं, यह अज्ञान के कारण होता है अथवा मानसिक कार्य को शारीरिक कार्य की अपेक्षा महत्व प्रदान करने की। हाँ देखा, ये भी गलत है। केवल पढ़ो, रटो, बाबूगिरी करो, बैठे रहो। अभी तो पेपर में बहुत आता है, बहुत आता है। वह समय आ गया है जब हम धीरे धीरे
होने के संबंधों में व्यवस्थित रूप से विचार करें। रोगों के कारण मृत्यु पर विजय प्राप्त करके जीवन की औसत अवधि को बढ़ा दिया गया है। भविष्य में मनुष्य और अधिक वर्षों तक जीवित रहेगा। अतः यदि वह दीर्घजीवी होने की कला को सीख ले तो सचमुच जैसे जीवन। मैं बार छोड़ करें यहाँ अपवाद, अन्य प्रदेश में मैं रहा नगर में, ज्यादा मैं नगर में है, भारत के आधा महानगर में मैं रहा हूँ। तो माँ बाप क्या बोलते हैं, ये हमारा छोरी या हमारा छोरा ये स्कूल कॉलेज या विश्वविद्यालय पढ़ता है, इसलिए लोटा पकड़ना नहीं आता है या साड़ी पहनने नहीं आता। हजारों लोग ने बोल दिए, कितने हजारों। क्या बोलते हैं, हमारा छोरा छोरी स्कूल में पढ़ते या कॉलेज में पढ़ते इसलिए काम करने नहीं आता है, साड़ी पहनने नहीं आता है, धोती पहनने नहीं आता है, ये काम नहीं करने आता है। तो कितना विपरीत एकदम, और कितना गड़बड़ से बोलते हैं। यार समझ आ रहा आप लोग कुछ? अपना स्टेटस दिखाते हैं, मतलब काम नहीं करेंगे, श्रम नहीं करेंगे। माने हमारा बच्चे पढ़ते हैं इसलिए कोई काम नहीं करते हैं, इतने अच्छे हैं। कितने गलत। बुद्धि भी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, प्राइवेट ज्ञान नहीं होगा तो बुद्धि भी नहीं बढ़ेगी ना। रूस में दीर्घजीवी होने के नुस्खे बताए गए हैं, वे आहार से संबंधित है, अतः अनुकरणीय। एक, नित्य प्रति भोजन में वसा तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा घटा दी जाए, किंतु प्रोटीन की मात्रा। इस विषय को मैं लगभग 22 वर्ष पहले मेरी एक किताब है धर्म, ये उपवास का धार्मिक वैज्ञानिक, उसमें मैं लिखा हूँ बहुत डिटेल। प्रोटीन की आवश्यक मात्रा 80 से 90 ग्राम प्रतिदिन है। दूसरा, भोजन में लवण की मात्रा पर नियंत्रण रखा जाए, किसी भी दशा में 2 से लेकर 4 ग्राम से अधिक लवण न खाया जाए। जल तथा लवण की मात्रा के मध्य एक निश्चित अनुपात आवश्यक है। मानव शरीर में वृद्धि, विकास और क्षय। हाँ, ये उस बाद जब मृत्यु के बारे में भी है, ये है। हाँ, बहुत लंबा चौड़ा है। तो अल्लाह, ये तो मृत्यु का केवल पहला थोड़ा बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा। हाँ, क्या है? हाँ, ये मृत्यु क्या है, इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो, बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए मृत्यु क्या है? मृत्यु समस्त शारीरिक क्रियाओं का स्थायी अवसान है। देखा तो वो शारीरिक क्रियाओं का अवसान है माने, परंतु उसका रीजन क्या, जो आयु कर्म क्षय है नहीं जानते। समझ आया ना? आयु कर्म क्षय होने पर शारीरिक क्रिया बंद होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पंखा का उदाहरण देता हूँ। पंखा जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो उसको ऑफ कर लेते हो, क्या होता है वो? तो ये मूल कारण और क्या हुआ? वो है ना कि ये जैसे पंखा बंद करने के बाद कुछ समय में भी देखो वो हिलता है, तो वो क्या मानते हैं, ये पंखा बंद हुआ माने जो चलना, वो जो भौतिक रूप में स्थूल रूप में उसको जानते हैं, परंतु इलेक्ट्रिसिटी को नहीं। ये दोनों में अंतर है। विज्ञान में आधुनिक धर्म, आधुनिक जो ज्ञान विज्ञान में और जैन धर्म में इतना अंतर है, इतना ज्यादा अंतर है। इसके निम्नलिखित चिन्ह हो सकते हैं। पहला, रुधिर परिसंचरण का पूर्णतया रुक जाना। दूसरा, श्वसन का पूर्णतया रुक जाना। तीसरा, त्वचा का रंग पीत एवं श्वेत हो जाना। चौथा, नेत्रों की पुतलियों का संज्ञा शून्य होना। पांचवा, शरीर का ठंडा पड़ जाना। मृत्यु के प्रथम 3 घंटे 2 सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से और उसके बाद लगभग 0.5 सेंटीग्रेड प्रति घंटे के हिसाब से शरीर का तापमान घटता है। छठा, अंत में शव की अकड़न, शव की नीलिमा, सड़ांत, शारीरिक वसा का साबुनीकरण। जैन धर्म के अनुसार आयु कर्म का क्षय होना मृत्यु का प्रधान कारण है। हाँ, ये संक्षिप्त में ये लिखा आगे और बहुत विस्तार। अभी मैं इसलिए ये उदाहरण रूप में आप लोग को बताया कि आप लोग को ऐसे अध्ययन करो, रिसर्च करो इस दृष्टि से। अभी आगे, अभी यही विषय आगे और विस्तार से चलेगा। एवं हाँ, जो सामान्य का जो पढ़ा लेते हैं
हाँ, जैसे 24 थाना, ये थाना में इतने आयु, इतने ये गति, इतनी ये, इससे क्या लाभ? नाम ना पढ़िए रट लिए तो उससे क्या लाभ होता है? कुछ समझ नहीं आ रहा ना। एक 24 थाना और 24 थाना एक थाना रहता है, स्थान केवल। हाँ, तो वो रट लिया कि ये जीव में इतनी प्रजातियां होती, ये जीव में इतने प्राण होते, तो उसमें क्या लाभ? क्या समझे है? कोई लाभ नहीं, कोई। मेरा तो अनुभव और ज्यादा समझ सकते कि दुरुपयोग है और घमंड भी हो जाता है और एक संकीर्ण रहता है। अरे मैं तो पढ़ लिया हूँ 24 थाना, अरे हाँ मैं प्राण के बार पढ़ा हूँ, जी ऐसा क्या पर्याप्त बार पढ़ा हूँ, ये क्या विषय क्या है? तो हम जानते हैं पहले, ये और गलत धारणा हो जाती है। इसलिए यहाँ क्या बताए? एवं प्राणानाम उत्पत्ति सामग्री सूचिता, जो प्राणों की उत्पत्ति की सामग्री की सूचना केवल दी गई इसमें। अथवा विविधा नाम अपर्याप्तानाम प्राण संख्या विभजति, दुविहा मन्नम पुन्नानम ईगीति गीति चौरक्ख अंतिम दुगानम ये चौपन छह सत्यम कमेन पानमुने यब्बम अब दोनों प्रकार के अपर्याप्तकों के प्राणों की संख्या कहते हैं। दोनों प्रकार के अपर्याप्त एकेंद्रिय, दो इंद्रिय, तेन्द्रिय, चौइंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय जीवों की क्रम से 3, 5, 6 और 7 प्राण जानने चाहिए। दोनों प्रकार के अपर्याप्त अर्थात निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त एकेंद्रिय, दो इंद्रिय, तेन्द्रिय, चौइंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय जीवों के क्रम से 3, 4, 5, 6 और 7 प्राण होते हैं। अर्थात निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त एकेंद्रिय जीवों के स्पर्शन इंद्रिय, कायबल, आयु ये 3 प्राण होते हैं। हाँ। श्वासोच्छ्वास प्राण ये एक अंडरलाइन कर लो, फिर एक को समझ तो आगे समझ में आ जाएगा। अभी जो आया एक केंद्रीय जीवों की पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त एकेंद्रिय जीवों के स्पर्शन इंद्रिय, कायबल, आयु और 3 प्राण होते हैं। श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं होता। निवृत्त पर्याप्त और जैसे आप लोग खुद जो पाठ आप लोग को लगता है वो भी अंडरलाइन करना चाहिए। वो बाद में पढ़ाऊंगा, अभी रीडिंग हो रही है, अभी रीडिंग हो रही है, अभी नहीं पढ़ेगा। निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त दो इंद्रिय जीवों के स्पर्शन और रसना इंद्रिय, कायबल, आयु ये 4 प्राण होते हैं। वचन बल और श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं होते। निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त तेन्द्रिय जीवों के स्पर्शन, रसना और घ्राण इंद्रिय, कायबल और आयु ये 5 प्राण होते हैं। वचन बल और श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं होते। निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त चौइंद्रिय जीवों के स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु इंद्रिय, कायबल और आयु ये 6 प्राण होते हैं। वचन बल और श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं होते। निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त असंगी पंचेंद्रिय तथा संगी पंचेंद्रिय जीवों के स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, सोच इंद्रिय, कायबल और आयु ये 7 प्राण होते हैं। श्वासोच्छ्वास, वचन बल और मनोबल प्राण नहीं होते। शंका: पर्याप्ति और प्राण में क्या भेद है? समाधान: आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा के परमाणुओं को आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मनोरूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। और पर्याप्ति के पूर्ण होने जाने पर इंद्रिय वगैरह का विषयों को ग्रहण करना, आदि रूप अपने कार्य में प्रवृत्ति करना प्राण है। इस तरह दोनों में कारण और कार्य का भेद है, जो मैं पहले कई बार आपको बता दिया हूँ। ये विषय प्रारंभ के पहले प्रस्तावन रूप में भी ये बताया था, जो अभी प्रश्न उत्तर में आया। हाँ, मैं अभी ये सोच रहा था, जैसे आपका ये विषय है, पहले भी बोला, तो विज्ञान में जैसे मैं इसलिए जो थोड़ा अन्य विषय में बोलता हूँ, तो विज्ञान में कहाँ तक है और उसके आगे धर्म में कहाँ है, वो आपको लिखना चाहिए। अभी तक क्या हुआ, मेरा जो अनुभव,
विज्ञान तक ही स्वयं को बांध कर रखे बैठे भारत के लोग। इतने तो धर्म को विज्ञान को कोई ज्यादा कर कंप्यूटर स्टडी नहीं है हमारे देश में नहीं हुआ। एक कॉस्मोलॉजी में एक प्रोफेसर ने किया था और उसके बाद ज्यादा करके मैंने किया है मूल रूप में। और आचार्य महाश्रवण के संघ में थोड़ा हुआ महेंद्र मंदिर, और इस पर कहाँ भी नहीं हुआ है ज्यादा। अभी हमारे पास में हमारे संघ में हमारे शिष्य लोग कर रहे हैं। ये भारतीयों में कई कमियों में एक कमी है, विदेश के लोग को जो बोलेंगे उसको ही अंधा करेंगे और ज्यादा करे पढ़े लिखे लोग को। कोई जरूरी है क्या विदेश के लोग को हमसे आगे हैं? नहीं है। तो देखो अभी तो मैं बता रहा हूँ ये आधुनिक विज्ञान में ये नहीं है, आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे मेरी इतनी किताब सब मेरा हो गई, तो आप लोग को जैसे रिसर्च करना है, शोध पत्र लिखना, कोई पत्र लिखना है तो इसका आगे इसका आगे। हाँ पहले नहीं समझते मैं तो लोगों का बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर लेकर भी साधु समझाता नहीं समझता, परंतु यही तो काम करना है, यही तो महत्वपूर्ण है। नहीं तो सब तो लकड़ी के फकीर है, अंधविश्वास जरूरी बात है ये। क्योंकि हमारे देश के लोग को विशेष करके भारत तो गुलाम होने के बाद विदेश से बहुत डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं। भले मुसलमान हो या अंग्रेजी हो, बहुत ज्यादा डरते हैं, अति डरते हैं। भाषा को लेकर, शिक्षा को लेकर, इतिहास को लेकर, कानून संविधान, अति डरते हैं, बहुत डरपोक। विविधानाम अपूर्णानाम निवृत्ति पर्याप्तानाम लब्ध पर्याप्तानाम। देखो जो मूल सूत्र में रहता है टीकाकार उसको खुलासा करते हैं। दुविध माने पहले जो प्राज्ञ विद्यार्थी है, पहले दिन को सब समझने याद है, उनको स्वयं में पता चल जाएगा ये दो लिखने के आवश्यक है। और तो सब विद्यार्थी इतना समझ नहीं पाते, इतना याद नहीं पाते, जोड़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए टीका है, वार्तिक का भाष्य है। विविधानाम अपूर्णानाम, विविध नाम अपूर्ण माने निवृत्ति पर्याप्तानाम लब्ध पर्याप्तानाम च, जिसके बारे में विस्तार से पहले वर्णन क्या किया। इत्यादि एक द्वि चतुरक्षांतिक द्विकानाम एकेन्द्रिय द्विन्द्रिय द्विचतुरिन्द्रिय असंगी पंचेन्द्रियाणाम क्रमेण प्राणः मंतव्य ज्ञातव्यः। इगी टी बी तौ पंच, इसका अर्थ बता रहे हैं। इगी इत्यादि मैंने एक इंद्रिय द्विन्द्रिय लेकर के यहाँ तक क्रमेण जानना चाहिए। कैसे? कति कति इत्यादि त्रय सत्पाद पंच सप्त सप्त ज्ञातव्य, क्रमेण जानना चाहिए। फिर उसको समझा रहे हैं। जैसे मैं भी सबको यही बोलता हूँ, देखो मैं एक बार पढ़ा दिया तो बार बार नहीं पढ़ाऊंगा, और जो आवश्यकता पढ़ा नहीं बोलता, बोलना ही पड़ता। हाँ, पर तो ये बोलना पड़ता है, नहीं तो क्या सावधान नहीं रहते। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर ट्यूशन में पढ़ते हैं, क्योंकि स्कूल में सही रूप में पढ़ते नहीं है, पढ़ाते। तो देखो उसको फिर बता रहे हैं। हाँ, ये इतना है। तथा ही निवृत्ति पर्याप्त का लब्ध पर्याप्त का नाम एकेन्द्रिय जीवानम, फिर एकेन्द्रिय जीव को बता रहे हैं। देखो सूत्र में सब है, दो ये जो दो लाइन में ना, ये जो संस्कृत में जितना है वो सब ये गाथा में सब है, और तो बीज रूप में समझना सरल नहीं होता, सबके लिए कठिन होता। निवृत्ति पर्याप्तानम, तथा ही उसको ही खुलासा कर रहे हैं। निवृत्ति पर्याप्त का लब्ध पर्याप्त का नाम एकेन्द्रिय जीवानम, उसमें फिर एक इंद्रिय, किनके? दोनों एक साथ, दोनों को जोड़ना। स्वस्मेन्द्रिय काबल आयु प्राण त्रयो भवति। पहले कितना आया था? 4 आया था ना, अभी 1 कम हो जाएगा। ये दोनों पर्याप्त में, न तो श्वास श्वास, आपका प्रश्न यहाँ था, श्वास श्वास क्रिया के पहले उनका मरण हो जाता, लब्ध पर्याप्त।
लब्ध पर्याप्त क्या होता है, मरण हो जाता। और निवृत्ति पर्याप्त की जो मैं पहले बहुत विस्तार से बता दिया, वहां तक अभी पहुंचता नहीं, समझे ना। ये तो मर गया और वो दूसरा अभी वहां तक पहुंचा नहीं, बाद में पहुंचेगा उस क्रिया में जो मैं धोने के बारे में बताया था आप लोग को बहुत बार। तो इसलिए वहां श्वास और श्वास नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को प्रकरण से आधुनिक विज्ञान को लेकर बताऊंगा। पहले मैं बताया था भी, जैसे विज्ञान जो मानता है, अभी इसमें भी आया ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन की मात्रा सबके लिए ऐसे नहीं समान, कोई जरूरी नहीं है कि इसको कम चाहिए, कभी दीर्घ अवधि में चाहिए, ऐसे है। और ये दोनों की तो श्वास होती है। निवृत्ति लब्ध पर्याप्तानम हृदयेन्द्रिय जीवानम स्पर्शन रसन इंद्रिय का बलायु प्राण चत्वार, फिर उनके 4 बल होते हैं, परंतु नहीं होते हैं न तो भाषा उश्वास, भाषा और उश्वास ये दोनों नहीं। प्राण जो उसका कारण जो मैं अभी बताया था वही है। एक तो पर्याप्ति पूरी नहीं होती है और उस अवस्था में वो पहुंच नहीं है। न तो भाषा उश्वास निवृत्ति पर्याप्तानम चतुरिंद्रिय जीवानम स्पर्शन रसन ज्ञान चक्षु बल प्राण सत्य न तो निश्वास भाषा प्राण, वही निश्वास और भाषा जो पहले ही जो आया था ना, उसी क्रम से केवल 2 कम हो जाएगा। निवृत्ति पर असंग जीवानम स्पर्शन रसन ज्ञान चक्षु स्तोत्र इंद्र काय बल वायु प्राण सप्त भवती न तो भाषो उश्वास मन। और यहाँ 3, क्योंकि यहाँ मन को लिया गया, इसे मन नहीं होगा। अत्र पर्याप्ति प्राण को भेद, अभी समय जल्दी होने वाला है, यहां तक हो गया। अत्र पर्याप्ति प्राण को भेद, जो मैं आप लोग कई बार बता दिया, कल प्रस्तावना में भी पहले बताया था। पर्याप्ति में और प्राण में क्या अंतर, ये एक इंपॉर्टेंट है। आहार शरीर इंद्रिय आन प्राण भाषा मनोर्थ ग्रहण शक्ति निष्पत्ति रूपा पर्याप्त। हाँ, ये अंडरलाइन कर लो, ये मैं पहले कई बार बताया, परंतु आज ग्रंथ में आया, इतना ही है, कोई अंतर नहीं है, पहले बता दिया। आप लोग को स्वयं को पता नहीं चलता कौन सा विषय पाठ, कौन सा ये नहीं, तो आप लोग को स्वयं को पता चलना चाहिए। अब जो आप लोग को खुद को कठिन लगता है या कठिन लगता है, वो भी लिखना चाहिए। मुझे जो लगता है मैं बोल दूंगा, क्योंकि मुझे जो इंपॉर्टेंट है वो तो आप लोगों को अति इंपॉर्टेंट होगा ही, परंतु मेरे लिए जो अति हल्का है वो भी आप लोग को इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अभी आप लोग को प्राथमिक विद्यार्थी, इसलिए मेरा इंपॉर्टेंट तो है, परंतु आप लोग खुद के इंपॉर्टेंट है। ये पर्याप्त निष्पत्ति रूपा पर्याप्त है, शक्ति की निष्पत्ति, जो पहले मैं बहुत बार रिपीट कर दिया। विषय ग्रहण व्यापार व्यक्ति रूप प्राण इति भेद ज्ञातव्य, वो शक्ति की अभिव्यक्ति है प्राण। शक्ति शक्ति की पूर्णता है पर्याप्ति। हाँ, और उस पर्याप्ति को जो पूर्ण होने पर जो इंद्रिय रूप में परिणत नहीं, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, हाँ प्रवृत्ति। हाँ, ये यहाँ ये हिंदी नहीं है, यहाँ हाँ, यहाँ गणित और विज्ञान की भाषा है, बस ये आप लोग की भाषा नहीं चलेगी।
तो ये विषय में आप लोग को बहुत बार पहले रिपीट कर दिया, इंपॉर्टेंट है तो भी इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले बता दिया। ननु तृष्णार्य त्रसा सर्वत्र प्रश्न अथ विकलत्रयाणम तान नियमम निर्देशति। अभी लब्ध पर्याप्ति से लेकर के प्राण तक का वर्णन हो गया। फिर अभी प्रश्न उत्पन्न हुआ, त्रस नार्या त्रसा सर्वत्र, क्या त्रस नारी में सर्वत्र त्रस होते हैं? अथ विकलत्रयाणाम स्थान नियम निर्देशति। विकलत्रय कहाँ कहाँ रहते हैं वो बता रहे हैं विश्व में। दीति चौरखा जीवा हवंति नियमन कम भूमिषु तरिमे दीवे अद्यतरमं समुद्रे सव्येषु। किसी ने प्रश्न किया कि क्या त्रसनारी में सर्वत्र त्रस्त रहते हैं? इसके समाधान के लिए ग्रंथकार विकलत्रय जीवों के निवास स्थान को बताते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीव नियम से कर्मभूमि में ही होते हैं तथा अंत के आधे द्वीप में और अंत के सारे समुद्र में होते हैं। 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह, इन 15 कर्मभूमियों में विकलत्रय और असंगी पंचेंद्रिय जीव होते हैं, भोग भूमि वगैरह में नहीं होते। तथा जैसे पुष्कर द्वीप के मध्य में मानुषोत्तर पर्वत पड़ा हुआ है, वैसे ही अंत के स्वयं प्रवदीप के बीच में स्वयं पर्वत पड़ा हुआ है। उसके कारण ये जो पड़ा हुआ ना, ये अशुद्ध है। जैसे व्यवहार वागर में ये शब्द अति ज्यादा प्रयोग करते हैं, हाँ, अति प्रयोग करते हैं। यहाँ तो अति करते हैं, इतने कहा भी नहीं करते हैं। जो कुछ को बोला पड़ा हुआ साथ में पड़ा हुआ, ये पड़ा हुआ ये अशुद्ध है, ये शुद्ध नहीं है। हाँ, पड़ा हुआ में क्या पड़ा का रियल अर्थ क्या है? पड़ा हुआ नहीं, पहले इनका शब्द ज्ञान बढ़ाना है। नहीं, सही उत्तर, सही साथी करती है। अभी भी आप लोग को क्लियर अर्थ नहीं पड़ा। हाँ, गिरा हुआ, फॉल डाउन, ड्रॉप। ना भद्र भी नहीं और इक्वल भी नहीं, यथार्थ भी नहीं है, यथार्थ भी नहीं है। और तो यहाँ शाम में करते हैं, शाम में तब यहाँ तक पूज्य पुरुष के लिए भी करते हैं, पूज्य वस्तु के लिए भी करते बोलते हैं। वो उपक्षित, जो उपक्षित फेंक दिया गया, उपक्षित फेंक दिया गया, हाँ, या हाँ, जो उपेक्षित है, जो तुच्छ वस्तु है, उसके लिए। देखा आप लोगों को, आप लोग की भाषा का भी स्वाभाविक है, रूढ़ी से है ना, रूढ़ी वर्ग में ऐसे ही बनता है। तथा जैसे पुष्कर द्वीप के मध्य में मानुषोत्तर पर्वत पड़ा हुआ है, वैसे ही अंत के स्वयं द्वीप के बीच में स्वयं पर्वत पड़ा हुआ है। उसके कारण द्वीप के 2 भाग हो गए हैं। तो स्वयं पर्वत की उस ओर से के आधे द्वीप में और पूरे स्वयं समुद्र में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीव तथा अपनी शब्द से असंगी पंचेंद्रिय जीव होते हैं। इनके सिवा अन्य स्थानों में ये जीव नहीं होते। ये भी सब प्रकरण प्राप्त अभी कुछ दिन पहले में हल्का सा बताया था, आज समझ ये आ रहा है। ये विषय भी बहुत शोधपूर्ण विषय जो मैं पहले कुछ बताया था, ये विषय मेरी कई किताबों में लिखा हूँ, आर्य अन्य किताब में। अभी आप लोग को थोड़ा सा बताता हूँ। ये मुख्य रूप में कर्म सिद्धांत के साथ वातावरण, क्योंकि ये सब कौन होते हैं, ये कौन, इनका जन्म कैसे होता है, समूर्छन का अर्थ क्या है?
सही है। हाँ, तो इसलिए ये सर्वत्र ये संभव ही नहीं। मैंने हम जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की दृष्टि देखेंगे ये भी संभव नहीं। ये प्राय करके जो आधुनिक विज्ञान से बहुत कुछ मिलता है। जैसे मैं आधुनिक विज्ञान पढ़ रहा हूँ, ये विषय बहुत कुछ सही होता है, बहुत कुछ सही। आपके जो प्राणी विज्ञान भी बहुत कुछ सही, इस दृष्टि से बहुत कुछ सही। और जो मूल रूप में जो कर्म सिद्धांत नहीं जानता, अन्य नहीं जानता, इसलिए गलती है, परंतु बहुत कुछ सही। बीती चौरखा जीवा खबंती नियमन कर्म भूमि सु, ये पहले भी बता दिया समुद्र जी में प्रकरण में, और जो मनुष्य लब्ध पर्याप्त प्रकरण भी बता दिया। चारि में दीवे अद्य चरम समुद्र भी शब्देशु, फिर एकदम अंतिम में चरम द्वीप में और अर्ध समुद्र में वहां जाकर के ये होते हैं, क्योंकि वहां भी कर्म भूमि की परिस्थिति है। कैसे? जैसे मैं एक दिन आप लोग को उदाहरण देकर बताया था, दक्षिण ध्रुव में, उत्तर ध्रुव में, जैसे भारत में जैसे पशु पक्षी कीट पतंग है, ऐसा ही क्या? क्यों नहीं? वेजिटेशन भी है, वेजिटेशन वहाँ अलग टाइप की, अपने वेजिटेशन अलग है, वहाँ का क्लाइमेट उसके जैसे वातावरण के अनुसार जीव की उत्पत्ति होती है। बस ये कितना देखो वैज्ञानिक कार्य है। आपने पहले बनाया भी था, वो भूमि में स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं है, नहीं, वो वातावरण वहाँ है नहीं, तो वो वहाँ कोई विषय यहाँ जोड़ दो। बस वहाँ मैं बोला था, अभी साथ में इतना ही अंतर है। हाँ, द्वीप्री तत्रिंद्रिया जीवः प्राणिना नियमतः सर्वासु कर्म भूमिषु पंच भरत पंच ऐरावत पंच विदेशु पंचदश कर्म धारासु विकलत्रय असंग जीवा भवन्ति न तो भोग भूम्यादेशु। इसलिए हमारे भारत में भी जब यहाँ भोग भूमि की परिस्थिति थी, उस समय में जीवन नहीं थे, जो मैं पहले आप लोग को बताया था। नहीं, चतुर्थ काल के पहले प्रथम भोग में, द्वितीय भोग में, तृतीय भोग में। उस टाइम में जो वो भोग भूमि थी पहले, दूसरे तीसरे काल में, उसको भोग भूमि में ये तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन थे, तो वहाँ भी स्पॉन्टेनियस लगा, वहाँ भी वो जीव में उसको लगे न तो भोग भूम्यादिषु अपि पुनः कर्म द्वीपे आर्ध स्वयंभू स्वयं प्रभ द्वीपे कर्मे तस्य आद्ये स्वयं प्रभ पर्वतोस्ति मानुषोत्तरा। ये क्योंकि आप लोग को अभी खगोल पढ़े नहीं है, इसलिए आप लोग को ये समझ नहीं आएगा। ये खगोल पढ़ने के लिए, जैन खगोल पढ़ने के लिए आप लोग को ये समझ आएगा, इसलिए वो विषय यहाँ नहीं बता रहा हूँ। तस्य स्वयं प्रवेश परतः अर्धद्वीपे चरम समुद्रे स्वयं रमण समुद्रे सर्वस्वनी द्वीप चतुरिंद्र जीवा, फिर वहां जाकर के है। जैसे एक अति स्थूल उदाहरण, सही उदाहरण, रेगिस्तान में कहाँ कहाँ पानी होता है, वहां भी पेड़ होते हैं, वहां भी पक्षी होते हैं रेगिस्तान में। ऐसे ही मान लो इस विश्व में यहाँ 2.5 द्वीप में होता है, फिर वहां थोड़ा होता है, परंतु वहां मनुष्य नहीं होते, मनुष्य नहीं होते। अपि शब्दात असंगी न भवती, परंतु असंग जीव होते हैं। एते नान्यत्र स्थानेषु, अन्य कहाँ भी नहीं होते हैं। ये धीरे धीरे आगे आप लोगों को समझ आएगा। इसमें फिर वो जो द्वीप समुद्र के बारे में ज्ञान होने के बाद फिर ये आएगा, इसमें थोड़ा आएगा तो मैं बता भी दूंगा, क्योंकि अभी इनको जाना भी है, समय हो गया। तो इसका मतलब ये सिद्ध हुआ जो पहले मैं आप लोग को बताया था
जैसे आधुनिक विज्ञान मानता है कि इस ब्रह्मांड में जीव नहीं थे, फिर उल्का पिंड के माध्यम से या तुम्हारे कॉमेट के माध्यम से जीव आया, जीव के कुछ भाग आए, कुछ अणु आए, कुछ मूल तत्व आए, फिर उससे विकास हुआ। क्योंकि ये जीव जो समुच्चन जीव है वो स्वयं समुच्चन अवस्था में जन्म ले लेते हैं। और ब्रह्मांड के तो पहले जो बता दिया पूरा भरा हुआ ब्रह्मांड के जीव, और ये जीव भी इसी स्थान में रहते हैं, इसलिए जो विज्ञान के ये सिद्धांत फेल है। परंतु विज्ञान के दूसरा सिद्धांत सही है जो मैं अभी बताया, क्योंकि उस युग वातावरण में वो जीव उत्पन्न होते हैं। बोधि समाधि हाँ ग्रामीण जी में वहाँ जाके आए गाजियाबाद। हाँ हाँ तो वहाँ पर क्या है कि वो तो 3 मंजिला है और नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें 2 कमरे ऐसी लगी हुई है और उनके जाली नहीं देख सकते, इसलिए वो लोहे के